हाय बच्चे, कैसे हैं आप लोग? चलिए, ठीक है। चलिए आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और चैप्टर 1 है आपके अकाउंटेंसी बुक का। चैप्टर का नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर का नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और ध्यान देंगे, ये है आपका चैप्टर संख्या 1। देखिए, इस चैप्टर को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कितने तरह के होते हैं। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन का बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशन कितने तरह के होते हैं, तो देखेंगे। एक तो ऑर्गेनाइजेशन होता है जो होता है प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मोटिव होता है, प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही है प्रॉफिट। तो ये वाला ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, इसका मेन उद्देश्य होता है बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कमाना। ये किसी को भी फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई भी सेवा प्रदान नहीं करता। लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, इसका जो मेन मोटिव होता है, सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर यानी समाज कल्याण। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस है समाज कल्याण। तो देखेंगे, ये ऑर्गेनाइजेशन हमें नहीं पढ़ना है। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन फिलहाल अभी इस चैप्टर के अंदर हमें नहीं पढ़ना है। इस चैप्टर पे पूरा का पूरा बात होगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो चलिए जानते हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को के अंदर कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आता है। तो देखिएगा, और डेफिनेशन सबसे पहले लिख लीजिए, छोटा सा एक डेफिनेशन। देखिए कि नॉन प्रॉफिट एनपीओ, शॉर्टकट में इसे एनपीओ बुलाएंगे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड फॉर सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर, समाज कल्याण के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया जाता है। सोशल वेलफेयर। देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। कुछ एग्जाम्पल है इसका। देखिए, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल, उसके बाद में गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इसके बाद बात करते हैं कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, उसके बाद बात करते हैं टेम्पल, हो गया, मॉस्क्यू हो गया। जितने भी धार्मिक संस्थान होते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग ओल्ड एज होम। तो ध्यान देंगे बाबू, जितने भी चैरिटेबल संस्था होते हैं या वैसे संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, जैसे कि मैं बात करता हूं टाटा का, तो देखेंगे टाटा टाटा लिमिटेड, इसका उद्देश्य है प्रॉफिट कमाना।
तो ये आएंगे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ टाटा मेमोरियल, टाटा मेमोरियल, तो इसका उद्देश्य है लोगों को इलाज करवाना। हाँ, लोगों को इलाज करवाना, लोगों को सेवा प्रदान करना, सोशल वेलफेयर। क्योंकि कैंसर वगैरह का जितना भी देखेंगे अच्छे से अच्छे, बेस्ट से बेस्ट इलाज जो होता है कम दाम पे कम खर्च पे, वो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के अंदर होता है। तो ये एक संस्था है जिसका उद्देश्य सोशल वेलफेयर है, इसीलिए ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे ही मैं बात करता हूँ रिलायंस का, तो देखेंगे रिलायंस लिमिटेड का अगर मैं बात करूं, तो रिलायंस लिमिटेड होता है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर मैं रिलायंस फाउंडेशन का बात करूं, रिलायंस फाउंडेशन का अगर मैं बात करता हूं, तो ये होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि इसका काम क्या है, सोशल वेलफेयर करना, सोशल वेलफेयर करना। हाँ, तो ध्यान देंगे, तो ऐसे संस्था जिसका काम समाज कल्याण करना है, वो सबका सब क्या होगा बाबू, वो सबका सब क्या होगा, तो ध्यान से देखेंगे, वो जिसका सोशल वेलफेयर करना काम है, वो सब तुम्हारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएंगे। अब देख लेते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो बनाते हैं, लेकिन इसको पैसा कहाँ से आता है? क्योंकि किसी भी संस्था को चलाने के लिए बाबू पैसे की आवश्यकता चाहिए, और हम बोल रहे हैं कि ये संस्था बहुत कम पैसा लेके या बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके लिए काम करता है। तो इसको पैसा आता कहाँ से, बेसिकली इस बात पे थोड़ा चर्चा करते हैं। तो देखिए, फंडिंग की बात किया जाए, क्योंकि बिना फंड का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं सकता। तो अगर मैं फंड का बात करूं, तो देखिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो सबसे पहला है, वो है अमाउंट सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन, फिर बात करता हूं डोनेशन का, फिर बात करता हूं लेगेसी, फिर इसको आता है पैसा चैरिटी से, फिर इसको पैसा आता है इस संस्था के अंदर। मान लो सपोज करो कि सरकारी स्कूल है या कोई कॉलेजेस है, तो यहाँ पे एडमिशन होती है, तो एडमिशन फीस से कलेक्ट होता है पैसा, एडमिशन फीस से पैसा आता है। उसके बाद में गवर्नमेंट भी हेल्प करती है ऐसे संस्था को, तो गवर्नमेंट ग्रांट भी मिलता है। तो यही, जैसे इंडोमेंट फंड भी हो जाता है, इंडोमेंट फंड भी होता है। तो देखेंगे, तो बाबू फंड जो आता है इसको कहाँ से आता है, जैसे सब्सक्रिप्शन से आता है, डोनेशन से आता है, लेगेसी से आता है, चैरिटी से आता है, एडमिशन फीस से आता है, गवर्नमेंट ग्रांट से आता है, इंडोमेंट फंड से आता है। कभी कभी ये संस्था, सपोज करो कि ये क्रिकेट वगैरह का संस्था है, जैसे कि कोई गेम वगैरह करवाती हैं, जैसे कोई डांस कोई एक्टिविटी वगैरह करवाती हैं, तो वहाँ पे फिर हम लोग चैरिटी शो वगैरह करते हैं, तो सेल्स ऑफ टिकट से भी आता है, टिकट से भी आता है। तो समझिएगा, तो ये सब इस संस्था को फंड इकट्ठा करने का, यहाँ सबसे इस संस्था फंड इकट्ठा करती है। समझ गए? तो ये कुछ पॉइंट्स है जहां से संस्था को फंड आता है। अब इसमें ध्यान देंगे बाबू, जैसे कि सब्सक्रिप्शन हो गया, डोनेशन हो गया, लेगेसी हो गया। तो देखिए, अब सबसे पहले हम समझते हैं कि सब्सक्रिप्शन क्या है। तो देखते हैं सब्सक्रिप्शन। देखिए, तो सब्सक्रिप्शन, उसके बाद फिर दूसरा वर्ड था हमारा डोनेशन, दूसरा वर्ड था डोनेशन। तो एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं।
देखिए जैसे ये एक संस्था है, सपोज कीजिए कि ये एक टेम्पल है, टेम्पल है। अब ये जैसे टेम्पल है तो टेम्पल्स के कुछ मेंबर्स होंगे, जो मान लेते हैं कि वैष्णो देवी ट्रस्ट है, तो वैष्णो देवी ट्रस्ट के कुछ मेंबर्स होंगे। हाँ, वैसे मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए स्टार्ट करने के लिए किसी ट्रस्ट को। तो एक तो टेम्पल है बाबू, जो टेम्पल के ये इंटरनल लोग हैं, इंटरनल लोग बोले तो मेंबर्स हैं। कौन है ये? मेंबर्स हैं, हाँ, जो मिलके इस संस्था को चलाते हैं। अब देखिए, मेंबर बने रहने के लिए अगर आप कहीं भी रहते हो, किसी भी चीज का अगर आप मेंबर बनते हो, तो मेंबर बनने के लिए आपको फी पे करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं मेंबरशिप, मेंबरशिप फी। समझे? तो जब भी इस संस्था को मेंबर के द्वारा अगर कलेक्ट होता है कोई भी अमाउंट, मेंबर के द्वारा अगर कोई भी अमाउंट कलेक्ट होता है, तो उसको क्या बोला जाएगा? सब्सक्रिप्शन। मेंबर अगर इस संस्था को कुछ भी देता है तो कहलाएगा सब्सक्रिप्शन। अब मान के चलिए ये कौन है? ये हम हुए, ये आप हुए, और ये आपके फ्रेंड हुए। तो देखिए, अब हम लोग जाते हैं वैष्णो देवी के यात्रा पे, वैष्णो देवी के यात्रा पे जाते हैं, और यहाँ सपोज करो कोई दान पेटी रखा हुआ है, ये डोनेशन बॉक्स है, यहाँ पे डोनेशन बॉक्स है। और मान लेते हैं बाबू कि हम जाते हैं, कुछ हम डोनेट कर दिए इस बॉक्स के अंदर, कुछ आपने डोनेट कर दिया इस बॉक्स के अंदर, कुछ आपके फ्रेंड ने डोनेट कर दिया इस बॉक्स के अंदर। तो जो आउटसाइडर होता है, जो संस्था के मेंबर नहीं है, जो आउटसाइडर है, आउटसाइडर अगर कुछ भी पे करता है, आउटसाइडर अगर कुछ भी पे करता है, तो वो क्या कहलाएगा? डोनेशन। वो क्या कहलाएगा? डोनेशन। समझे? तो आउटसाइडर अगर कुछ भी पे करता है तो वो क्या कहलाएगा बाबू? डोनेशन। तो अगर हम बात करें तो सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन कौन पे करता है? देखिए, सब्सक्रिप्शन मेंबर्स ऑफ, मेंबर्स ऑफ एनपीओ। जो एनपीओ का मेंबर है वो कुछ भी पे करेगा तो सब्सक्रिप्शन। अगर हम लोग कुछ, आउटसाइडर अगर संस्था को कुछ भी पे करता है, आउटसाइडर अगर कुछ भी पे करता है, तो वो कहलाता है बाबू डोनेशन। वो क्या कहलाता है? डोनेशन। अब ध्यान देंगे, डोनेशन होता है दो तरीका का। देखिएगा, डोनेशन कितने तरीका का होता है? दो तरीका का। एक होता है स्पेशल डोनेशन, एक होता है स्पेशल डोनेशन, और दूसरा जो होता है बाबू, वो होता है जनरल डोनेशन, जनरल डोनेशन। अब देखेंगे स्पेशल डोनेशन क्या होता है। तो जब भी अमाउंट अमाउंट रिसीव्ड अमाउंट रिसीव्ड विथ T and C term and condition is called a special donation। देखिए, स्पेशल डोनेशन, मान लीजिए कि ये आदमी जाता है, या सपोज कीजिए ये कौन है? मैं जाता हूं, और मैं जाके वैष्णो देवी में 50,000 रुपीज का डोनेट करता हूं, और मैं बोल देता हूं कि भाई इस पैसे से ना आप करना क्या, तो मंदिर के अंदर एक फ्रीजर लगवा दो, या एक बड़ा सा फ्रीजर लगवा दो। हाँ, मंदिर के अंदर एक बड़ा सा फ्रीजर लगवा दो, या मंदिर के अंदर एक बड़ा सा घंटी लगवा दो। हाँ, घंटी
लगवा दो, बेल लगवा दो, या मैं कहता हूँ सीसीटीवी कैमरा लगा दो, सीसीटीवी कैमरा लगा दो। यानी मैंने जो यहाँ पे डोनेशन दिया है तो वो टर्म एंड कंडीशन के साथ दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने जो डोनेशन दिया है वो क्या दिया है बाबू, विथ टर्म एंड कंडीशन दिया है। तो जब भी कोई टर्म एंड कंडीशन डोनेशन मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल डोनेशन। देखिए जनरल डोनेशन अब समझिएगा क्या होता है कि डोनेशन रिसीव्ड विदाउट टर्म एंड कंडीशन, विदाउट टर्म एंड कंडीशन। मान लीजिए कि हमने अगर किसी मंदिर में गया या मस्जिद में गया या गुरुद्वारा में गया और मैं यहाँ जाता हूँ और दान पेटी में 501 रुपया डाल देता हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो मैंने दान पेटी में डाला है, आप ना क्या करना, इस पैसे से आप क्या करना, मंदिर के अंदर एक घड़ी खरीद लेना। मैं ऐसा बोल के तो नहीं दिया एक वॉच खरीद लेना मंदिर के अंदर, मैंने ऐसा बोल के तो कुछ नहीं दिया, समझ में आ रहा है ना। मैं गया और चुपचाप क्या किया, दान पेटी में डाल दिया, दान पेटी में डाल दिया। अब डिपेंड करता है कि मंदिर का जो चैरिटी है, चैरिटी के जो मेंबर्स हैं, अब इस पैसा से मंदिर का किसी भी काम में प्रयोग करें, वो डिपेंड करता है जो भी चैरिटी जो भी मंदिर के मेंबर्स है उसके ऊपर निर्भर करता है कि इस पैसा का प्रयोग वो मंदिर के किस एक्टिविटीज में करता है। लेकिन अगर मैंने कोई स्पेशल नेचर का डोनेशन दिया है, स्पेशल नेचर का डोनेशन दिया, तो मैंने क्या लगा दिया, एक साथ साथ टी&सी लगा दिया, टर्म एंड कंडीशन लगा दिया कि आपको यही काम करना होगा, समझ गए ना। तो देखिएगा तो अब अगर मैं क्लासिफाई करता हूं दोनों चीज को, अगर अलग अलग मैं करूं तो पता चलता है, ध्यान देंगे, तो जब भी किसी संस्था को स्पेशल डोनेशन मिले ना, तो ये होता है कैपिटल रिसिप्ट। तो देखिएगा स्पेशल डोनेशन मिले तो कैपिटल रिसिप्ट हुआ, और कैपिटल रिसिप्ट जो भी कुछ होता है तो कहाँ जाता है, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अगर मैं जनरल डोनेशन अगर मैं किसी संस्था को देता हूं, तो देखिएगा जनरल डोनेशन अगर मैं किसी संस्था को देता हूं तो ये होता है रिवेन्यू रिसिव्ड, और ये जाता है बाबू इनकम साइड में, इनकम साइड में, इनकम साइड में। और कहां पे, तो इनकम साइड में जाता है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के। ये सब बाद में समझेंगे क्या होता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्या होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये सब बाद में समझेंगे, समझे। तो देखिएगा फिर दूसरा चीज, जो भी स्पेशल डोनेशन होता है बाबू, वो क्या होता है, नॉर्मली नॉट रिकरिंग नेचर, नॉट रिकरिंग नेचर। अब नॉट रिकरिंग नेचर का मतलब क्या होता है, तो ध्यान देंगे, हाँ, जब भी आपको कोई भी स्पेशल डोनेशन मिलेगा तो बार बार नहीं मिलेगा, नॉट रिकरिंग नेचर, याद रखिएगा। जैसे कोई कोई बिल्डिंग के लिए डोनेशन देता है, कोई मान लीजिए किसी संस्था को लैंड के लिए डोनेशन देता है, कोई किसी संस्था को बिल्डिंग की मरम्मत के लिए डोनेशन देता है, कोई किसी संस्था में मान लीजिए कि वहां पे अगर क्रिकेट का संस्था है तो क्रिकेट एसेसरीज जितने भी आते हैं जैसे बैट बॉल ये विकेट वगैरह, इन सब चीजों के लिए डोनेशन देता है। तो ध्यान दीजिएगा ये डोनेशन आपको बार बार नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप देखें तो जो जनरल नेचर का डोनेशन है, ये सुबह सुबह क्या है कि शाम को आप दान पेटी खाली कर दो और सुबह में फिर दान पेटी को रख दो मंदिर के अंदर, या कहीं पे भी रख दीजिए मंदिर के अंदर, और देखिए शाम में तो फिर उसके अंदर पैसा भर जाएंगे, समझ में आया। तो ये क्या होता है बाबू, जनरल डोनेशन जो होता है, तो ध्यान देंगे ये क्या होता है, रिकरिंग नेचर का होता है, समझे। तो आप ध्यान से देखिएगा, अगर कोई स्पेशल नेचर का डोनेशन मिला है
तो उसको कहाँ दिखाइएगा, बैलेंस शीट में। अगर कोई जनरल नेचर का डोनेशन मिला है तो इसको कहाँ दिखाइएगा, इसको दिखाइएगा इनकम साइड, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ डोनेशन। डोनेशन होते दो तरह का, एक स्पेशल, दूसरा जनरल डोनेशन। स्पेशल डोनेशन विथ टर्म एंड कंडीशन, जनरल डोनेशन विदाउट टर्म एंड कंडीशन। चलिए, अब एक और रिसिप्ट था, लेगेसी। लेगेसी, देखिए लेगेसी का मतलब क्या होता है कि किसी के वसीयत से जो पैसा आता है, किसी के वसीयत से जो पैसा आता है, यानी किसी के जो प्रॉपर्टी से पैसा आता है। अब सपोज कीजिए कि ये है एक्स, एक्स है, और ये एक्स क्या करता है, तो किसी ट्रस्ट में, एक्स क्या करता है बाबू, किसी ट्रस्ट में, हाँ, एक्स के पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, हाँ, लैंड है, बिल्डिंग है, समझ गए, काफी सारे कैश हैं। तो एक्स के पास बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं, और एक्स को होता क्या है कि मान लेते कि एक्स अब ओल्ड हो चुका है, मरने वाला है, या एक्स जवान, या एक्स जवान भी अगर है, तो ये अपने मन से क्या करता है, अपने मन से अपने वसीयत का कुछ पेपर जो है इसको ट्रांसफर कर देता है। कहने का सेंस ये है कि अपना वसीयत इस ट्रस्ट को दे देता है। मान लीजिए कि ये कहता है कि मेरा जो 50 लाख का लैंड है, 50 लाख का लैंड है, उसके बाद में मेरा 20 लाख रुपीस का जो कैश है, मैं क्या करता हूँ, इन सब चीजों को मैं इस संस्था को डोनेट कर देता हूँ, दान कर देता हूँ। तो ये एक्स की मर्जी के बगैर तो हो नहीं सकता, इसके लिए एक्स को पहले, सबसे पहले राजी होना चाहिए, तब जाके होगा। तो एक्स जब अपने मर्जी से किसी संस्था को अपना प्रॉपर्टी डोनेट कर देता है, तो इसको क्या कहा जाता है बाबू, लेगेसी कहा जाता है। फिर इसको हम लोग बोलते हैं लेगेसी। फिर देखते हैं आगे। फिर एक वर्ड था आपका एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड या एंडोमेंट फंड का बाद में बात करेंगे। देखिए एंडोमेंट, एंडोमेंट क्या है बाबू, तो देखिए अगर कोई सपोज करो ये एक पर्सन है, ये पर्सन गिफ्ट के रूप में अगर इस संस्था को कुछ दे देता है, गिफ्ट कर देता है, ये पर्सन कुछ भी अगर इस ट्रस्ट को गिफ्ट कर देता है, तो वो कहलाया जाएगा एंडोमेंट। एंडोमेंट मतलब क्या होता है बाबू, कि गिफ्ट के रूप में अगर कोई भी चीज, गिफ्ट के रूप में अगर कोई भी चीज डोनेट किया जाए, तो ये कहलाता है एंडोमेंट। चलिए, अब ये कुछ टर्म्स को जानने के बाद अब हम लोग ध्यान से देखते हैं। देखिए, अब मान लीजिए कि ये एक संस्था है, ये एक संस्था है, यहां पे कैश का इनफ्लो हुआ है और कैश का आउटफ्लो भी हुआ है, कैश का आउटफ्लो भी हुआ है और कैश का इनफ्लो भी हुआ है। मतलब कैश आया भी है, तो कैश अगर आया तो खर्च भी तो करना पड़ेगा उस कैश को। कैश किसी भी संस्था को रखने के लिए तो मिलता नहीं है। तो देखिए अकाउंटिंग की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। तो बाबू अकाउंटिंग जो होगा, तो देखते हैं अब अकाउंटिंग पे थोड़ा चर्चा किया जाए। तो देखिए, और बड़ा नॉर्मल सा अकाउंटिंग होता है, थोड़ा सा भी हार्ड नहीं, आप लोग को बहुत इजी चैप्टर है ये, मार्क्स कलेक्ट करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल करता है। तो देखिए अकाउंटिंग जो हम लोग करते थे, तो सबसे पहले ध्यान देते हैं थोड़ा सा प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की ओर, और ये है हमारा बाबू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यहां पे क्या होता था कि ए सेट ऑफ अकाउंटिंग, ए सेट ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या है, सेट ऑफ अकाउंटिंग मतलब आपको बहुत सारा अकाउंट मेंटेन करके चलना पड़ता था। देखिए सेट ऑफ अकाउंट बनाना पड़ता था। सेट ऑफ अकाउंट अगर बताएं तो बाबू क्या था, ट्रायल बैलेंस,
ट्रायल बैलेंस था। उसके बाद में मान लीजिए ट्रेडिंग अकाउंट था, ट्रेडिंग था, एंड P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स था। फिर बाबू बैलेंस बैलेंस शीट था, है कि नहीं? तो काफी सारा अकाउंटिंग आपको करना पड़ता था यहाँ पे। देखिए, फिर एक स्टेटमेंट बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे, और यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको ऐसे भी कैश बुक बनाइए, काफी ज्यादा कैश बुक बनाइए, मतलब बहुत ज्यादा। हाँ, फिर क्या था बाबू, जर्नल बनाओ, बहुत सारा। देखिए, अब यहाँ क्या होता है, तो यहाँ पे लिमिटेड अकाउंटिंग होता है। ऑब्जेक्टिव में कई बार क्वेश्चन आया भी है एनपीओ के अंदर, किस तरह का अकाउंटिंग होता है, तो लिमिटेड अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है। देखिएगा, ट्रायल बैलेंस ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन होता क्या, ज्यादातर 90% केस में जो देखा जाता है, तो यहाँ पे जो चालू होता है, देखिए यहाँ पे जो चालू होता है वो होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट से। वो चालू होता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से बाबू, यहाँ चालू होगा। फिर क्या बनेगा, इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा। फिर यहाँ पे जो बनेगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट दोनों में कॉमन है, बैलेंस शीट दोनों में इसलिए कॉमन है क्योंकि बाबू बैलेंस शीट क्या होता है, अकाउंट नहीं होता, ये एक स्टेटमेंट है। तो देखिएगा, ये एक स्टेटमेंट है, जो अकाउंट है उसी में चेंज आएगा, स्टेटमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, ये यहां भी बनेगा। अब देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स के अंदर जो बनेगा, वो बनेगा कैश कहां से आया और कैश कहां गया, ये सारा कुछ कहां रिकॉर्ड होगा, ये जितने भी चीज हैं ये सब रिकॉर्ड होंगे आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर। उसके बाद में आपके संस्था को कितना रिवेन्यू इनकम, कितना रिवेन्यू इनकम आया है और कितना रिवेन्यू पेमेंट किया गया है, ये सारा कुछ कहाँ रिकॉर्ड होगा बाबू, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट्स में। और बैलेंस शीट तो आप लोग जानते ही हो, बैलेंस शीट में क्या होता है, बेसिकली लाइबिलिटीज दिखाते हैं और एसेट्स को दिखाते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बनेंगे, तो ज्यादातर केस में आपका दो बैलेंस शीट बनाया जाएगा। एक तो बनाया जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट, एक तो बनाया जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट, और दूसरा बनाया जाएगा क्लोजिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट। जब देखिएगा करंट कैपिटल अगर नहीं है, करंट में कैपिटल का क्या सिचुएशन है, अगर करंट कैपिटल नहीं दिया हुआ है कि इफ, हाँ, करंट कैपिटल यानी अभी फिलहाल आपका बिजनेस में, आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल कितना है वो अगर नहीं है, करंट कैपिटल इज नॉट गिवन। अगर कैपिटल नहीं दिया है, मान लीजिए यदि कैपिटल नहीं दिया है, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा बाबू, ओपनिंग बैलेंस शीट बना के इस फर्म का, सॉरी, इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल फाइंड करना पड़ेगा, और कैपिटल फाइंड करने के बाद तब आप क्लोजिंग बैलेंस शीट की ओर मूव करोगे। समझे? तो आइए फिर समझते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में अंतर क्या है। देखिए, ये है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, यहाँ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलो तो देखते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स में अंतर क्या है। तो देखेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट
इज ए रियल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है बाबू? ये रियल अकाउंट है, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, ये रियल अकाउंट है क्योंकि ये कैश में डील करता है। कैश में डील करता है मतलब एसेट्स है कैश, तो ये रियल अकाउंट है। हाँ, और यहां पे देखेंगे बाबू ये क्या है, इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, देखिए नॉमिनल अकाउंट ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे रिवेन्यू इनकम और रिवेन्यू लॉस को रिकॉर्ड किया जाता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। फिर दूसरा देखते हैं, ओनली कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। ओनली कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। इसमें क्या है बाबू? इसमें क्या है कि कैश एंड accrued cash and accrued और outstanding transaction are recorded। देखिए कैश ट्रांजैक्शन, एक्रूड ट्रांजैक्शन और कोई एक्सपेंस वगैरह अगर आउटस्टैंडिंग है उसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा। हाँ, बट इट शुड बी related to current year only। current year only यानी जिस साल आप बना रहे केवल उसी साल से रिलेट होना चाहिए। हाँ, और ओनली कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। और यहाँ पे है बाबू किसी भी साल का कोई रिकॉर्ड, कोई कैश आ रहा है या कोई कैश जा रहा है तो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम किसी भी ट्रांजैक्शन को, कैश को भी दिखाएंगे, एक्रूड को भी दिखाएंगे, आउटस्टैंडिंग को भी दिखाएंगे, लेकिन ध्यान रहे बट इट शुड बी रिलेटेड टू करंट ईयर ओनली, केवल करंट ईयर का। देखिए केवल यहाँ पे कैश रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कैश बेसिस अकाउंटिंग। यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो अकाउंटिंग होता है वहां कौन सा अकाउंटिंग होता है? कैश बेसिस। यहाँ पे जो बाबू अकाउंटिंग किया जाता है वो होता है एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग, ध्यान देंगे यहां पे होता है एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। पॉइंट नंबर 4 देखेंगे, इट स्टार्ट फ्रॉम ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक एंड एंड with closing balance of cash and बैंक। तो ध्यान देंगे बाबू, इट स्टार्ट फ्रॉम ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश से स्टार्ट होता है, चाहे बैंक का ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होगा, और इसका जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो हमेशा आएगा कैश का क्लोजिंग आएगा, नहीं तो फिर बैंक से अगर स्टार्ट हुआ है तो बैंक का क्लोजिंग आएगा। समझे? लेकिन यहां पे देखेंगे ये क्या है, इट डजंट स्टार्ट विथ कैश एंड बैंक बैलेंस। देखिएगा इट डजंट स्टार्ट, यानी यहां पे क्या है कि हम कैश का ओपनिंग बैलेंस नहीं शो करते हैं, नॉट शो। देखिएगा कैश का या बैंक का
जो बाबू होता है ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे हम शो नहीं करते हैं, हाँ, क्योंकि कैश का लेन देन सारा कहाँ जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, क्योंकि कैश बेसिस ट्रांजेक्शन कौन है हमारा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, तो कैश का पूरा अकाउंट कहाँ पे होगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट में। और यहाँ पे क्या होगा, ये एक्रूअल बेसिस है, तो यहाँ पे कैश, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, चाहे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, इन सब का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, हाँ। अब देखते हैं ये क्यों बना जाता है, इट इज प्रिपेयर्ड टू नो द it is prepared to know the surplus and deficit balance, surplus और deficit balance during the year। अब एक साल के अंदर नन प्रॉफिट को कितना सरप्लस हुआ है, कितना सरप्लस हुआ है, या कितना बैलेंस डेफिसिएट हुआ है, इस बात को पता लगाने के लिए बनाया जाता है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब ध्यान से देखिए, सरप्लस का मतलब होता है, सरप्लस का मतलब होता है कि इनकम बड़ा है एक्सपेंडिचर से। जब इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी इनकम बड़ा है खर्चा कम है, तो सरप्लस। और जब देखिएगा डेफिसिएट कब बोला जाता है, डेफिसिएट तब बोला जाएगा बाबू जब एक्सपेंडिचर बड़ा है इनकम से, जब एक्सपेंडिचर बड़ा है इनकम से। यानी अगर मैं बात करूं ना, तो देखिएगा प्रॉफिट अगर हो रहा है, वैसे प्रॉफिट तो बोला नहीं जाएगा, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बोला जाता है, लेकिन एक पहचानने के लिए मैं आपको बोल देता हूं कि जैसे कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट होता था ना, तो उसी को यहाँ सरप्लस बोला जाएगा। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में लॉस होता था ना, तो उसी को यहाँ पे डेफिसिएट बोला जाएगा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं करेंगे, लॉस वर्ड यूज नहीं करेंगे, हाँ। ये बस समझने के लिए बताएं कि क्या होता है। उसके बाद फिर से देखते हैं, देखिए पांचवा, तो इसमें क्या है कि ऑल नेचर ट्रांजेक्शन आर recorded, all nature's transactions are recorded, either capital और revenue। चलिए, वो चाहे कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन हो, चाहे रिवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन हो, सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। और कैपिटल और रिवेन्यू नेचर पे एक हम अलग से टॉपिक बना देंगे। जो बच्चा जान रहे हैं ठीक है, जो बच्चा नहीं जान रहे तो कैपिटल और रिवेन्यू नेचर पे एक हम अलग से टॉपिक बना देंगे, हाँ। फिर पांचवा यहां पे देखेंगे, ओनली रिवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन आर recorded in the income and expenditure account। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बाबू क्या होगा, ओनली रिवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा। फिर पॉइंट नंबर 6 देखेंगे। अब देखते हैं बाबू, ये कैश बेसिस अकाउंट है, यानी कैश का अकाउंटिंग है, तो कैश का बढ़ना कहाँ रिकॉर्ड होता है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में क्या होता है, कैश का बढ़ना डेबिट और कैश का घटना क्रेडिट। तो देखिएगा, ऑल रिसिप्ट all receipts are recorded
all receipts are recorded in the debit side of receipt and payment account, and all payments and all payments in the credit side of receipt and payment account। देखेंगे हाँ। तो यहाँ पे क्या होगा बाबू, जितने भी प्रकार के जो भी रिसिप्ट्स हैं, हाँ, जो भी रिसिप्ट्स हैं, तो सारे के सारे रिसिप्ट कहाँ रिकॉर्ड होंगे, सारे के सारे रिसिप्ट रिकॉर्ड होंगे डेबिट साइड में, डेबिट साइड ऑफ, देखिएगा ऑल रिसिप्ट, ऑल रिसिप्ट का मतलब क्या है, जितने भी कैश रिसिप्ट होंगे वो सब डेबिट साइड में रिकॉर्ड होंगे, और जितने भी ऑल पेमेंट है, ऑल पेमेंट मतलब कैपिटल पेमेंट हो चाहे रिवेन्यू पेमेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पेमेंट खाली होना चाहिए, ऐसा नहीं फेक नहीं होना चाहिए, हाँ, तो वो सारा का सारा कहां पे रिकॉर्ड हो जाएगा, क्रेडिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। उसके बाद छठा पॉइंट यहां पे देखेंगे बाबू, ये नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है ये, जब नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या होता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो देखिएगा एक्सपेंसेस आर recorded in the debit side or incomes are recorded in the credit side। देखेंगे तो कहां पे बाबू, जो भी एक्सपेंसेस उसको कहां रिकॉर्ड करोगे, डेबिट साइड में, जो भी इनकम है उसको कहां रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट साइड में। सर ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये बेस्ड है नॉमिनल अकाउंट पे, समझे। तो ठीक है बाबू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और वहां पे और समझेंगे कि सब्सक्रिप्शन क्या है, और धीरे धीरे करके हम लोग उसका अकाउंटिंग्स भी समझेंगे। पहले आज के क्लास में सारा थ्योरी वगैरह समझे हैं, जो भी थ्योरी बच गया मैं धीरे धीरे करके आपको सारा कवर करवा दूंगा। ठीक है बाबू, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड में शेयर कर देना। ठीक है बाबू, जय हिंद।